शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बताते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, बिल्कुल कहानी पर आधारित रहेगा। एक बार इस कहानी को आप अच्छे से सुन लीजिए, इस पूरे लेक्चर को। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड बनाइए, आपको 100% बनेगा। अगर इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तथा इसी प्रकार का नोटिफिकेशन, इसी प्रकार का जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए अब हम लोग आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। इसके बाद मराठा समाप्त होगा और फिर पेशवा के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, कहता है कि शिवाजी का जो शासनकाल था वो 1680 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, यानी 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो जाता है। शिवाजी के मृत्यु बुखार और लगने के कारण तीव्र बुखार आता है, जिसके चलते शिवाजी का मृत्यु हो जाता है। तो शिवाजी जिन्होंने मराठा साम्राज्य को नींव रखा था, अब शिवाजी जब मृत्यु हो गई, शिवाजी के जब मृत्यु हो गई तो अब इनका उत्तराधिकारी, इनका संतान होगा। तो कहा जाता है कि शिवाजी का 2 पुत्र था। ये 2 पुत्र था राजा राम और संभाजी। संभाजी जो थे एक बड़ा थे, राजा राम छोटा। कहता है कि संभाजी बहुत ही क्रोधित और विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसलिए कहा जाता है कि जब शिवाजी मरने से पहले, शिवाजी के मृत्यु होने से पहले शिवाजी ने अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र संभाजी को पनहाल के किले में कैद कर रखा था, क्योंकि ये क्रोध प्रवृत्ति के विलासी व्यक्ति थे, जिसे अभिलाषी व्यक्ति थे, जिसके चलते इसे शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को पनहाल के किले में कैद कर रखे थे। कब? मरने से पहले इसे कैद कर दिए थे। जब कैद थे संभाजी, इसी समय शिवाजी के 1680 ईस्वी में मृत्यु होता है। अब 2 पुत्र में से एक पुत्र को कैद कर रखे हैं, तो अब इनका उत्तराधिकारी बनेगा कौन? राजा राम। कहता है कि राजा राम का राज्याभिषेक 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को होता है। स्थान रायगढ़, जो राजधानी थी। अब ये रायगढ़ में तो हो गया। जब ये बात संभाजी को पता चला कि पिताजी जब मर गए हैं, तो इसने, उस समय क्या थे संभाजी? कैद थे। तो कैद थे तो इन्होंने क्या किया कि मराठा सेनापति हमीर राव मोहिते को अपने पक्ष में करके और आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? राजा राम के ऊपर। और करके राजा राम और इनकी माँ सोयराबाई को कैद कर लिए, और कैद करने के बाद 30 जुलाई 1680 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवा लिए। इस प्रकार से शिवाजी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन बन गए? संभाजी। कुछ दिन के लिए न के बराबर 4 अप्रैल 1680 को हुआ, 30 जुलाई को ये भी बन गए संभाजी। अब देखिए, कहता है कि जब संभाजी बन गए तो संभाजी का जो शासनकाल था वो था 1680 से 1689 ईस्वी तक। 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक संभाजी रहे। कहा जाता है कि जब संभाजी रहे तो संभाजी जब राज्याभिषेक हुआ, अगला राजा बने, उत्तराधिकारी हुए शिवाजी के, तो इनके आपस में परिवार से, सगे संबंधी से रिश्ते सही नहीं थे। इसलिए संभाजी को एक वैसे व्यक्ति की जरूरत था जो इन्हें हमेशा सपोर्ट करे। इसके लिए इन्होंने
उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के महाविद्वान व्यक्ति कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। सांबा जी जो जब राजा बने तो इनके आपस में सगे संबंधियों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अपने सगे भाई, ठीक है, अपने क्या था भाई राजा राम को कैद कर रखे थे और इसकी माँ को भी, तो आपस में इनका सगे संबंधी से अच्छा संबंध न होने के चलते इन्हें एक विश्वासी व्यक्ति का आवश्यकता पड़ा। उसके लिए उन्होंने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान व्यक्ति को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जिसका नाम था कवि कलश। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवि कलश। सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किए? कवि कलश को। अब कहता है कि कवि कलश और सांबा जी मिलकर अपने राज को चलाना शुरू किए। कहता है कि औरंगजेब, जबकि उसी समय दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब बैठा हुआ था। अब कहता है कि औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। वह विद्रोही पुत्र था, औरंगजेब का पुत्र अकबर द्वितीय एक विद्रोही पुत्र था। अब सांबा जी और कवि कलश ये बात सोचे कि अगर औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दे दिए। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब और यानी मुगल और क्या होता है कि इनके बीच में 1685 से 1689 ईस्वी तक एक युद्ध हुए। अब इन लोग का यानी सांबा जी का सोच था कि अगर अकबर द्वितीय को हम शरण देते हैं तो औरंगजेब को हराना आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। शरण दिए औरंगजेब को हराने के लिए, लेकिन वो भारी पड़ गया सांबा जी के ऊपर, और सांबा जी के लिए ही क्या हुआ? मुश्किल पैदा हो गया। अब जब ये बात दिल्ली बादशाह यानी मुगल बादशाह औरंगजेब को जब पता चला तो उसने एक युद्ध किया 1685 से 89 के बीच। कहता है कि जब युद्ध हो रहा था तो और युद्ध का निर्णय नहीं निकल रहा था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब अपने सेनापति मकरब खां को आदेश दिया कि किसी प्रकार से सांबा जी को गिरफ्तार किया जाए। औरंगजेब के मुताबिक मकरब खां ने संगमेश्वर एक स्थान का नाम है, जहां से सांबा जी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया। कब किया गिरफ्तार? 1689 ईस्वी में मुगल सेनापति मकरब खां ने संगमेश्वर से ये दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने का रीजन क्या हुआ बाबू? गिरफ्तार करने का रीजन ये हुआ क्योंकि ये दोनों मिलके अकबर द्वितीय को, जो मुगल बादशाह औरंगजेब का क्या था? पुत्र था, उसको शरण दिए थे, जिसके चलते दोनों को औरंगजेब गिरफ्तार करवाया, सांबा जी और कवि कलश। कहा जाता है कि 21 मार्च 1689 ईस्वी को हत्या करवा दिया औरंगजेब। क्या किया? 21 मार्च 1689 ईस्वी को हत्या करवा दिया सांबा जी का। कहा जाता है कि जब औरंगजेब हत्या करवाया तो हत्या करने के बाद सांबा जी के शरीर से सारे, इनके चमड़े से सारे मांस को हटा दिया गया और चमड़ा में भूसा भरवा दिया गया, जो काफी दर्दनाक घटना थी। इस प्रकार से बकरे के चमड़े को उतारा जाता है, उसी प्रकार से इनका चमड़ा को उतारकर इसमें भूसा भरवा दिया। इस घटना जो काफी दर्दनाक घटना थी, इसलिए इस हत्या को बर्बर हत्याकांड माना जाता है। पूछेगा बर्बर हत्याकांड क्या था? तो बर्बर हत्याकांड औरंगजेब करवाया था सांबा जी के
क्यों? संभाजी को क्या हुआ था? उनके शरीर से सारे मांस को टुकड़े को निकलवा दिया और उनके चमड़ा में भूसा भरवा दिया। यही बर्बर हत्याकांड कहलाता है। ये घटना क्या कहलाया? बर्बर हत्याकांड। अब इस संभाजी का मृत्यु हो चुका है 1689 में। तो जब संभाजी जब मर चुके हैं, मृत्यु हो गया, तो इनका जो भाई था राजा राम, उसको तो एक कैद कर रखे थे, राजा राम और स्वैराबाई को। अब जैसे ही संभाजी का मृत्यु होगा, ये दोनों कैद से क्या होंगे? मुक्त हो जाएंगे। अब संभाजी के मृत्यु के बाद राजा राम और स्वैराबाई दोनों कैद से क्या हो गए? मुक्त। अब मुक्त होने के बाद 1689 ईस्वी में अपने भाई संभाजी के मृत्यु के बाद खुद एक आता है, राजा राम सिंहासन पर बैठ गए, यानी राजा बन गए, जो 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। राजाभिषेक कब कराया राजा राम? तो राजा राम जो था राजाभिषेक 1689 ईस्वी में हुआ। और कहता है कि अब राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अब यहां देखिए, कहा जाता है कि जब 1700 ईस्वी में राजा राम का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो जब राजा राम का 1700 ईस्वी में मृत्यु हो गया, वो मुगल बादशाह से क्या करते हुए? संघर्ष करते हुए। राजा राम कब बना? तो जब संभाजी का मृत्यु हो गया 1689 में, तो इस संभाजी जो थे वो राजा राम को तो कैद कर रखे थे। तो जब संभाजी की मृत्यु हो गया, तो राजा राम क्या हो गए? कैद से छूट गए। अब छूटने के बाद ये अगला उत्तराधिकारी बने। अब कहा गया कि जैसे ही 1689 ईस्वी में ये राजा बने, तो इनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। अब 1700 ईस्वी में मुगल बादशाह से संघर्ष करते हुए इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहता है कि राजा राम के जब मृत्यु हुआ, तो राजा राम की विधवा पत्नी, राजा राम की विधवा पत्नी का नाम था ताराबाई। अब ताराबाई, उस समय ताराबाई जब राजा राम मरे, तो उस समय ताराबाई का एक पुत्र शिवाजी द्वितीय जो था वो 4 वर्ष का था। अब 4 वर्ष का बच्चा राजा तो बन नहीं सकता है। तो ताराबाई जो राजा राम की विधवा पत्नी थी, ताराबाई अपने संरक्षिका बनकर अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनवाया और अपने संरक्षिका में शिवाजी का देखरेख कर राज को चलवाने लगी। मराठा सम्राट में ताराबाई का स्थान काफी इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि जब शिवाजी द्वितीय के राजा बनाकर ताराबाई राज चला रही थी, तो एक घटना चलते रहा। 1700 में एक घटना हुआ, क्योंकि 1700 में ही इसका राजा राम का मृत्यु हुआ था। तो 1700 में एक घटना हुआ कि ये भी राजा बना। इसके बाद मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा हुआ था, औरंगजेब, यहाँ पर घटनाएं काफी ज्यादा मोड़ ले रहा है। कहा गया कि 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होने पर अब मुगल वंश में उतना ताकतवर व्यक्ति, इसका पुत्र जो है वह नहीं रहा, जिसके चलते जब 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो औरंगजेब जो था वो संभाजी के पुत्र साहू जी और यशुबाई, यानी संभाजी के पत्नी यशुबाई, ये दोनों को बंदी बना रखा था। जब 1707 ईस्वी में
पेशवा पद पर आएंगे। तो जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 में, तो साहू जी और उसकी मां को बंदी से मुक्त कराने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने आग्रह किया। आग्रह करने पर औरंगजेब का पुत्र कहा कि साहू जी और उनकी मां को हम कैद मुक्त करेंगे, लेकिन इन दोनों साहू जी को अपने ही परिवार यानी ताराबाई से युद्ध करना होगा, शिवाजी द्वितीय से। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ताराबाई का उस समय तक वर्चस्व काफी बढ़ चुका था, जिससे मुगल बादशाह भी दिल्ली में बैठा हुआ डर रहा था ताराबाई के बढ़ते हुए। अब क्या था, ताराबाई काफी ज्यादा मजबूत शासिका थी, जिससे भयभीत हो चुका था मुगल बादशाह, जिसके चलते औरंगजेब का पुत्र कहा कि हम एक शर्त ये है कि हम साहू जी को कैद मुक्त करेंगे, यानी कैद से मुक्त कर देंगे, लेकिन इसके चलते उनको क्या होगा, अपने ऊपर यानी शिवाजी द्वितीय के ऊपर आक्रमण करना होगा। और यही हुआ। जब साहू जी को कैद मुक्त किया गया तो साहू जी 1707 ईस्वी में कैद मुक्त हो गए, जो औरंगजेब इनको कैद कर रखा था। और 1707 ईस्वी में कैद मुक्त होने के बाद साहू जी ने ताराबाई के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। किसके बीच? साहू जी और ताराबाई के बीच। अब कहता है कि इस युद्ध में साहू जी विजय हुए और ताराबाई हार गई। कहता है कि जब साहू जी विजय हुए और ताराबाई हार गई, तो जो ताराबाई सतारा पर राज कर रही थी, वो अब साहू जी के दिन में हो गया। एक पॉइंट, ये ताराबाई जो थी, जब अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाई थी, तो मुगल बादशाह औरंगजेब के डर से रायगढ़, जो पूर्वजों से राजधानी आ रही थी, वो पूर्वजों से जो राजधानी आ रहा था रायगढ़, उस रायगढ़ को छोड़कर, क्योंकि मुगल बादशाह का डर बना हुआ था, जिसके चलते वह कहाँ चला गया था? सतारा। अब कहता है कि सतारा, अब साहू जी सतारा का क्या बने? राजा बने, और अपना राजाभिषेक 22 जनवरी 1708 ईस्वी को करवाया। जबकि ताराबाई हारने के बाद कोल्हापुर के राज को चलाने लगी। सतारा जो है महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में पड़ता है, जबकि कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग का हिस्सा था। अब ताराबाई कोल्हापुर को चलाने लगी और साहू जी सतारा को चलाने लगे। अब हम कह सकते हैं कि इस समय मराठा दो भागों में बट गया। मराठा दो भागों में बट गया था, एक सतारा और एक कोल्हापुर। सतारा का राजा हुए साहू जी, जो 1707 ईस्वी से लेकर 1749 ईस्वी तक रहे, और जबकि कोल्हापुर को चला रहे थे शिवाजी द्वितीय। साहू जी जब राजा बने तो इनके समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है। मतलब कि पहले भी पेशवा का पद था, जो वंशानुगत नहीं था। किसी भी व्यक्ति को पेशवा के पद पर रखा जाता था, जो काफी इंपॉर्टेंट पद था। लेकिन अब साहू जी के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। मतलब कि अब सबसे पहले साहू जी के समय में पेशवा के पद पर बालाजी विश्वनाथन को 1713 से 1720 ईस्वी में बनाया गया। अब कहता है इसके बाद
बालाजी विश्वनाथन का पुत्र बाजीराव प्रथम बना पेशवा के पद पर, जो 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक रहा। अब बाजीराव प्रथम के मरने के बाद बालाजी बाजीराव बना। अब ये 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा। यही बालाजी बाजीराव के समय में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। इसके बाद बालाजी बाजीराव का पुत्र माधव राव नारायण फर्स्ट प्रथम बना, जो 1761 से 1762 तक। इसके बाद नारायण राव जो 1772 से 1773 तक रहा। इसके बाद माधव नारायण राव 1774 से 1795 तक। जबकि जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट देखिए, ऊपर का 3 काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नीचे का एक ये इम्पोर्टेंट है। कहेगा कि सबसे अंतिम पेशवा कौन था, तो वह था बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से 1718 तक रहा। इसके बाद अंग्रेजों के एक क्या हो गया, अंग्रेजों ने 1796 से 1818 ईस्वी में अंग्रेज ने पेशवा पद को यानी मराठा सम्राट को समाप्त कर दिया। अब उसके बाद क्या था, अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। उसके पहले कहा जाता है कि संगोला का एक संधि हुआ 1750 में। इस संधि में पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे। यानी संगोला का संधि क्या था, जो 2 भाग में मराठा बंट चुका था, सतारा और कोल्हापुर में, ये दोनों के बीच में संधि कराकर और कहता है यानी बालाजी बाजीराव और कोल्हापुर के बीच में संधि हुआ। और यहाँ के बाद इस संधि यानी संगोला के संधि जो 1750 में हुआ, इस समय साहू जी का 1749 में मृत्यु होता है। साहू जी के मृत्यु के बाद कहता है संगोला का संधि हुआ। और इस संधि के बाद सारे धीरे धीरे मराठा का शक्ति नगण्य हो गया और पूरी तरह से पेशवा, अब क्या हो गया, पेशवा के हाथ में मराठा साम्राज्य चल गया। अब मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम पेशवा के हाथ में आ गया। जो पेशवा का हम बताएं, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथन, बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव। इसके बाद क्या आता है कि ये कंटिन्यू इस तरह